हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर। सो डियर एस12 बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर CBCS स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सेकंड कोर सब्जेक्ट डैट इज़ पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के असाइनमेंट बेस्ड एवल्यूशन असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर को। जानेंगे कैसा है आपका ये क्वेश्चन पेपर, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके ABE के इस सब्जेक्ट के अंदर, साथ ही मार्किंग स्कीम क्या रही है, किस क्वेश्चन का आंसर आप किस प्रकार लिख सकते हैं, साथ ही जानेंगे कुछ आंसरिंग हिंट एंड सो ऑन। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखिए और जानिए कि किस तरह आप क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं इस सब्जेक्ट के असाइनमेंट बेस्ड एवल्यूशन में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है आपकी स्क्रीन पर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर CBCS पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का असाइनमेंट बेस्ड एवल्यूशन का असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है इसके अंदर 4 हैं, जिनमें से आपको एनी 2 क्वेश्चंस जो आप पे बेस्ट तरीके से आएँ आपको उनको अटैम्प्ट करना है अपनी आंसर सीट के अंदर। एक क्वेश्चन का जो मार्क है वो है 50 मार्क। इस प्रकार आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं तो टोटल मार्क का हो गया टोटल मार्क 100, जो कि आपका मैक्सिमम मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो स्टूडेंट्स को फॉलो करने हैं ABE देते टाइम। इसमें मेंशन है कि राइट योर नेम एंड रोल नंबर ऑन ईच पेज ऑफ योर आंसर शीट। देखिए, आपको आंसर सीट के हर एक पेज पर अपना नाम और जो अपना रोल नंबर है, आप कह सकते हैं SOL रोल नंबर या फिर एग्जामिनेशन रोल नंबर में से कौन सा लिखें। तो देखिए, बेटर रहेगा अगर आप नेम के साथ साथ एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखते हैं हर एक शीट पर, ठीक है। सो आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके इस सब्जेक्ट में। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि व्हाट इज़ पब्लिक पॉलिसी, डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ पब्लिक एवल्यूशन। एक बार दोबारा पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें हाईलाइटिंग टर्म है क्या। सो देखिए, व्हाट इज़ पब्लिक पॉलिसी, डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ पब्लिक एवल्यूशन। तो देखिए, इसमें 2 टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है कि पब्लिक पॉलिसी क्या है और दूसरा है कि क्या मेथड्स हैं पॉलिसी एवल्यूशन के। अगर हम हिंदी में कहें, लोक नीति क्या है, नीति मूल्यांकन की विभिन्न पद्धतियों की विवेचना कीजिए। लोक नीति क्या है, नीति मूल्यांकन की विभिन्न पद्धतियों की विवेचना कीजिए। सो देखिए, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया कि हर एक क्वेश्चन के आंसर लिखने के पैटर्न में 3 एलिमेंट्स का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहला है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, देन सेकंड है उसका बॉडी पार्ट एंड थर्ड है उसका कंक्लूजिंग और डिस्कशन पार्ट। सो देखिए, इसके अंदर आप इस तरह लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि पब्लिक पॉलिसी होती क्या है, पब्लिक पॉलिसी की क्या मायने हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का आप जिक्र कर सकते हैं इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर। सो देखिए, अगर मैं आपको कुछ हिंट दूं कि आप किस प्रकार लिख सकते हैं, सो देखिए आप इसमें लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक पॉलिसी इज़ द आउटपुट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि जो पब्लिक पॉलिसी है वो आउटपुट होता है पॉलिटिकल सिस्टम का, ठीक है। आप जिस भी पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हैं उसका आउटपुट होता है पब्लिक पॉलिसी। थ्रू पॉलिसीज़ इंडेंटेड सोसाइटल गोल्स आर अचीव्ड। देखिए, जिससे कि जो पॉलिसीज़ हैं जो बनाई जाती हैं, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट करी जाती हैं, उनका गोल होता है, उनका एक अचीवमेंट होता है, ठीक है। वो कुछ गोल्स को अचीव करना चाहती हैं, इसलिए पब्लिक पॉलिसीज़ को बनाया जाता है पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, ठीक है। और अगर ब्रीफली अगर हम बात करें तो देखिए, इट इज़ अ रिलेटिवली स्टेबल। जो पब्लिक पॉलिसी होती है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये एक तरीके की स्टेबल होती है। डेफिनेट पाथ होता है इसका एक्शंस करने का, डिसाइडेड बाय एन पब्लिक अथॉरिटी, जो कि डिसाइड किया जाता है एक पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा। इन डीलिंग विद अ प्रॉब्लम, जो कि डील करते हैं प्रॉब्लम को, एक मैटर को, पब्लिक जो कि पब्लिक कंसर्न में होता है, ठीक है। सो आप लिख सकते हैं कि पब्लिक पॉलिसी इज़ द आउटपुट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। थ्रू पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड फॉर सोसाइटल गोल्स आर अचीव्ड। A relatively stable, definite course of action decided by a public authority in dealing with a problem or matter of public concern. Then, whatever government choose to do
और नॉट टू डू, जो भी गवर्नमेंट चूज़ करती है कुछ करने का और कुछ नहीं करने का किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, डेट कम्स बिफोर देम फॉर कंसिडरेशन एंड पॉसिबल एक्शन। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू सॉल्व पब्लिक प्रॉब्लम्स, ये एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है जो कि किसी प्रॉब्लम को, किसी मुद्दा को, किसी भी मैटर को सॉल्व करने का प्रयास करती है। A projected program consisting of desired objectives and means of achieve them. So आप इसको थोड़ा बहुत इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में मेंशन कर सकते हैं। देन आप मेंशन कर सकते हैं इसके कुछ फीचर्स को, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे कि पब्लिक पॉलिसी इज़ अ सॉल्यूशन टू इश्यू और प्रॉब्लम, पॉलिसी डिमांड्स दैट आर ब्रॉट ऑन एजेंडा ऑफ गवर्नमेंट एंड रिक्वायर्स अटेंशन। पॉलिसी में भी इन फॉर्म ऑफ लॉ, पॉलिसी जो है वो किसी भी तरह की फॉर्म में हो सकती है, वो लॉ के फॉर्म में हो सकती है, वो रेगुलेशन के फॉर्म में हो सकती है, प्लान के फॉर्म में हो सकती है, प्रोग्राम के फॉर्म में हो सकती है, स्कीम्स के फॉर्म में हो सकती है, गाइडलाइंस के फॉर्म में हो सकती है, कोड्स के फॉर्म में हो सकती है और कम्बिनेशंस के फॉर्म में भी हो सकती है। इन सभी के कम्बिनेशंस के फॉर्म में भी जो पब्लिक पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं जिनको आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। देन पॉलिसी व्हाट गवर्नमेंट एक्चुअली डज, पॉलिसी वो होती है जो एक्चुअली गवर्नमेंट जो है वो करती है। ठीक है, नॉट जस्ट व्हाट इज इंटेंड टू डू। पॉलिसी इज सस्टेन्ड कोर्स ऑफ एक्शंस टेकन ओवर टाइम, नॉट डिस्क्रिएट डिसीजंस। अब देखिए, पॉलिसी जो है वो एक आउटपुट भी है और एक आउटकम भी है। पॉलिसी, इसलिए पॉलिसी को कभी कभी हम आउटपुट वर्सेस आउटकम के व्यू पॉइंट से भी देखते हैं। ठीक है, आउटपुट हो गया इसका मेजरेबल फिजिकल रिजल्ट ऑफ पॉलिसी और आउटकम हो गया इसका पॉलिसीज कंसिक्वेंसेस ऑन टारगेट ग्रुप और सोसाइटी। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी जिनको आप इस क्वेश्चन के अंदर ऐड कर सकते हैं। क्योंकि 50 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो आप पे बेस्ट तरीके से आता हो वह आप ऐड कर सकते हैं इस आंसर में। देन अब बात करते हैं इसके एडिशनल क्वेश्चन की, जो कि है डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ पॉलिसी एवोल्यूशन। अब देखिए, सबसे पहले इसमें आपको बताना है कि पॉलिसी एवोल्यूशन होता क्या है। देखिए, पॉलिसी को किस प्रकार एवोल्यूट करा जा रहा है, यही पॉलिसी एवोल्यूशन है। ठीक है, इवोल्यूशन। सो देखिए, इसकी बेसिक डेफिनेशंस हो सकती हैं कि मेजरिंग एंड एनालाइजिंग रिजल्ट्स, आउटपुट, आउटकम एंड इम्पैक्ट्स ऑफ अ पॉलिसी, असेसिंग द मेरिट, वर्थ, कॉन्सिक्वेंसेज एंड यूटिलिटी ऑफ अ पॉलिसी। सो ये डेफिनेशन है इसकी बेसिक जो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। देन पॉलिसी साइकिल में देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका वर्क होता है। ठीक है, पॉलिसी एवेल्यूएट करने का, जहाँ पर पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में बी रैंडम, नॉन लीनियर, नॉन सिक्वेंटियल एंड अनएक्सपेक्टेड। अब देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिसी एवोल्यूशन भी हैं, जैसे फॉर्मल एवोल्यूशन, टारगेट ग्रुप सेटिस्फिकेशन एवोल्यूशन, आउटपुट एंड आउटकम एवोल्यूशन, एक्सपेंसेस एंड इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज एंड सो ऑन। तो आप इन टाइप्स को भी इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। देन आप बात करिए इसके मेथड्स की कि क्या मेथड्स हैं। सो देखिए, बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि काउंटर फैक्चुअल मेथड, मेजरिंग रिजल्ट्स, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, स्टैटिकल सर्वेज। ठीक है, सो दीज आर द सम मेथड्स ऑफ पब्लिक एवोल्यूशन जिनको आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं और इवन करना भी चाहिए, क्योंकि इसमें पूछा ही यही है, इस क्वेश्चन का करेक्ट यही है कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ पॉलिसी एवोल्यूशन, जो कि आपको इसके अंदर ब्रीफली डिस्कस भी करनी है। देन एट लास्ट आप इसके चैलेंजेस जो भी इसने फेस करे हैं पॉलिसी एवेल्यूएट होने के टाइम, आप उनको इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। एंड एट लास्ट अब आया बात कंक्लूजिंग और इसके डिस्कशन पार्ट की। तो आप इसमें जो भी आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में और इसके बॉडी पार्ट में लिखा है, आप उसको मिक्सअप करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एक शॉर्ट पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। देन जो भी आपके व्यू पॉइंट हैं, जो भी आपके इसके ऊपर क्रिटिसिज्म होते हैं, आप उनको ज़रूर इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका कंक्लूजिंग पार्ट भी, डिस्कशन पार्ट भी खत्म हो जाता है। सो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज़ पब्लिक पॉलिसी, डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ पब्लिक एवोल्यूशन, इसको आप इस प्रकार लिखेंगे तो बेटर रहेगा, आपके स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे आने के चांसेस हो जाएंगे। देन अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि है राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस, डिस्कस। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, जिसमें हाईलाइटिंग वर्ड है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ RTI
इज़ एन इफेक्टिव मैकेनिज्म, एक इफेक्टिव मैकेनिज्म है फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस। डिस्कस करना है आपको। सूचना का अधिकार लोक शिकायत निवारण का एक प्रभावपूर्ण साधन है। चर्चा कीजिए। इसमें हाइलाइटिंग टर्म है सूचना का अधिकार लोक शिकायत निवारण का एक प्रभावपूर्ण साधन है। इस पर आपको चर्चा करनी है। तो देखिए बेसिकली आपको इसकी स्टार्टिंग करनी है इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के साथ, जिसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है क्या, कैसे इवॉल्व हुआ है ये, ठीक है, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। इसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड RTI एक्ट 2005 क्या है, ठीक है। जैसे कि आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि RTI एक्ट 2005 में क्या मेंशन था। सो देखिए, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 RTI is a law enacted by the Parliament of India to provide for setting out the institutional mechanism, detailed procedure and legal framework by which citizens can exercise their right to information. सो देखिए आप इसके अंदर सबसे पहले ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए, डिफाइन कीजिए कि आखिरकार राइट टू इन्फॉर्मेशन है क्या। सो RTI इनेबल इंडियन सिटीजन आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी who is required to provide information within 30 days. RTI Act also requires every public authority to computerize their records for wide dissemination and to protectively publish information so that the citizens need minimum resources to request for information formally. So देखिए आई होप आपने थर्ड सेमिस्टर में भी RTI के बारे में अवश्य पढ़ा होगा, क्योंकि आपने SCC सब्जेक्ट में योर लॉज योर राइट्स तो आपने पढ़ा है, जिसके अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में भी बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है। तो आप उसके अंदर से जो भी आपने समझा है, जो भी आपने OBE के दौरान मेंशन किया था, आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बता सकते हैं कि सबसे पहले कि RTI एक्ट है क्या। देन बात कर सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक अथॉरिटी, जो हमने इसके अंदर इंफॉर्मेशन और पब्लिक अथॉरिटी का जिक्र किया, उसकी क्या डेफिनेशन है। इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होती है, किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, और पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है। सो देखिए इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, सो एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म, कोई भी मटेरियल किसी भी फॉर्म में, इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइसेस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैम्पल, मॉडल्स, डाटा, मटेरियल एंड सो ऑन। जो भी इंफॉर्मेशन आपको किसी भी मटेरियल में मिले, ठीक है, किसी भी फॉर्म में मिले कोई भी मटेरियल, वो ही इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी विच कैन बी एक्सेड बाय अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। वहीं पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है। पब्लिक अथॉरिटी एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड और कंस्टिट्यूटेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय एनी अदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, बाय एनी अदर लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर एंड सो ऑन। सो दीज आर द सम डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक अथॉरिटी, जिनको आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। देन आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं कि क्या फीचर्स हैं RTI 2005 के जो एक्ट है, ठीक है, उसके क्या फीचर्स हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या है, फ़ी क्या है, टाइम लिमिट क्या है, ठीक है, एग्जम्प्टेड इंफॉर्मेशन क्या होती है। इस तरह की जो फीचर्स हैं ये आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं इसके क्रैक्स पर, जो इसमें पूछा है कि RTI जो है वो एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट हो सकता है फॉर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए। किस प्रकार हो सकता है, जैसे कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले आपको ये बताना है। देन ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, फिर आपको इसको बताना है। देन फिर आपको इस प्रकार एक्सप्लेन करना है कि RTI एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। देन आप बात कर सकते हैं कि किस प्रकार इवॉल्व हुई RTI भारत के अंदर, ठीक है। 1975 में क्या हुआ, 1990s में क्या हुआ, राजस्थान गवर्नमेंट इनेक्टेड RTI 1999 किस प्रकार करा, ठीक है। 1997 में क्या हुआ, 2000 में क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ एंड 2005 में क्या हुआ। तो आप इन सभी पॉइंट्स को याद रखकर एंड सर्च कर गूगल पर इनको ज़रूर से मेंशन करिए इस क्वेश्चन के अंदर।
देन आप बात कर सकते हैं कि आरटीआई जो है वो एक मैकेनिज़्म है फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस, जो कि इस क्वेश्चन का मेन क्रक्स है। सो देखिए, थ्रू आरटीआई इनेबल सिटीजन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, येट it became an important tool for redressal of public grievances. In case of grievance or unattended issues, affected person, citizen may ask information about the status of the matter, decision or non-decision on the issue, etc. This makes the concerned authority conscious of the public scrutiny of the matter. The authority, while replying RTI, attempt to sort out the public grievances or highlighting this to this superior. सो इस प्रकार कुछ इसके ग्रीवेंसेस के ऊपर पॉइंट्स हैं जो आपको, अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी आपको मैनी ब्लॉग्स पर आपको इनकी जो ग्रीवेंसेस हैं और जो ऑफिशियल साइट है गवर्नमेंट की, उस पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से भी आप इसको लिख सकते हैं। वहाँ पर भी मैक्सिमम 8 से लेकर 12 पॉइंट्स तक मौजूद हैं जिनको आप इस क्वेश्चन के अंदर ऐड कर सकते हैं। देन एट लास्ट कंक्लूजिंग और डिस्कशन पार्ट में आप डिस्कस कर सकते हैं इसके क्या क्रिटिसिज्म है, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, किस प्रकार ये वर्क करती है, किस प्रकार ग्रीवेंसेस दिए जाते हैं एंड सो ऑन। अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, जैसे कि it improves public accountability and transparency, but other hand misuse by vested interest. It reduces corruption, while other hand making public officials too much cautious, slow decision making. Promote good governance, वहीं अदर हैंड कंसनट्रेटेड अटेम्प्ट बाय ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज टू अंडरमाइन आरटीआई। सो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बड़ा इफेक्टिवली आंसर है ये। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अगर जो भी मैंने बोला है अगर आप उसको लिख सकते हैं तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप उसको लिख पाएँ, ठीक है। वरना आप गूगल सर्च कीजिए, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आरटीआई को लेकर एंड इस क्वेश्चन के बारे में। सो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि है एग्जामिन द रोल ऑफ मनरेगा इन एलिविएटिंग पॉवर्टी इन इंडिया। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, इसमें हाईलाइटिंग पॉइंट है मनरेगा। एग्जामिन द रोल ऑफ मनरेगा इन एलिविएटिंग पॉवर्टी इन इंडिया। गरीबी उन्मूलन में मनरेगा की भूमिका का परीक्षण कीजिए। सो देखिए, सबसे पहले आपको इसके अंदर इंट्रोडक्टरी पार्ट में मेंशन करना होगा कि महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, या दैट इज़ MGNREGS, ये है क्या। देन मनरेगा क्या है, ये आप इसके अंदर एक्सप्लेन कीजिए। दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, आप इसको भी इसके अंदर एक्सप्लेन कीजिए। देन किस प्रकार ये इवॉल्व हुई है इंडिया के अंदर, ये भी आपको इसके अंदर बताना है। क्या क्या फीचर्स हैं इसके, ठीक है। इसके द्वारा जो ग्रामीण लोगों को जॉब्स मिलती हैं वो क्या क्या हैं, किस प्रकार उनको जॉब्स मिलती हैं। तो देखिए, आप इसके अंदर ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे इवॉल्व हुई है इंडिया के अंदर ये। सो देखिए, 1960s में क्या हुआ, 1972 में क्या हुआ, 1980s में क्या हुआ, 1990s में क्या हुआ, 2004 में क्या हुआ, 2004-05 में क्या हुआ, ठीक है, 2009 में क्या हुआ। तो आपको सबसे पहले इन हाईलाइटिंग पॉइंट को इसके अंदर डिस्कस करना है, ठीक है। जैसे कि 1960s में क्या हुआ, थर्ड 5-year प्लान 1961-1966 एडवोकेटेड द नीड टू प्रोवाइड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देन 1972 में क्या हुआ, महाराष्ट्र इंट्रोड्यूस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। 1980s में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलोइंग महाराष्ट्र इंट्रोड्यूस नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP 1980s एंड द रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटीज प्रोग्राम RLEP 1983। 1990s में क्या हुआ कि NREP एंड RLEGP वर मर्ज्ड इनटू जवाहर रोजगार योजना, दैट इज़ JRY। देन 2004 में हुआ कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, दैट इज़ NFWP वॉज लॉन्च्ड इन 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। 2004-05 में हुआ कि नेशनल रूरल गारंटी प्रोग्राम NRGP बिल वॉज टेबल्ड इन पार्लियामेंट ऑन 22 दिसंबर 2004। देन मॉडिफाइड हुआ ये बिल जो है पार्लियामेंट में 18 अगस्त 2005 के अंदर।
ठीक है। देन NREG वॉज इनेक्टेड ऑन 23 अगस्त 2005 आफ्टर डेज ऑफ डिबेट एंड अमेंडमेंट्स। देन it was made operational in 200 district in February 2006. Then on 2nd October 2009, Narega has been renamed as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act मनरेगा। ठीक है, सॉरी MG नरेगा। ठीक है। सो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं कि किस प्रकार इवॉल्व हुई इंडिया के अंदर, क्या इसकी प्रोसेस रही। देन इससे कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो रूरल्स को मिलती हैं, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रॉट प्रूफिंग, इरिगेशन कैनाल्स, फ्लड कंट्रोल, माइनर इरिगेशन, रेनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़, लैंड डेवलपमेंट, रूरल कनेक्टिविटी एंड सो ऑन। काफ़ी जॉब्स हैं जो इसके द्वारा ग्रामीण जो हैं वो पाते हैं। ठीक है। सो आप इसके अंदर इस प्रकार इसको मेंशन कर सकते हैं। और देखिए ये जो मनरेगा है, आपने इसको योर लॉज योर राइट्स में भी अवश्य पढ़ा है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर इसमें ऐड कर सकते हैं वहाँ से लेके कुछ पॉइंट्स को। और ये जो एलिविएटिंग पॉवर्टी इन इंडिया है, आप रिसेंटली कोविड केसेस के टाइम ले सकते हैं, इसका जो आर्टिकल है। ठीक है, आपको ऑफिशियल जो गूगल की जो साइट्स हैं उन पर आपको मिल जाएगा। सो इस प्रकार आप इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं, इसकी कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट को, कुछ इसके बॉडी पार्ट को एंड कुछ इसके कंक्लूजन और डिस्कशन पार्ट में आप अपने रिव्यू दे सकते हैं कि हाँ ये किस तरह बेहतर रही है, किस प्रकार इसने गरीब इनमेनल को दूर करा है। ठीक है, एंड सो ऑन। सो इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं। देन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि है व्हाट इज़ परफॉर्मेंस बजटिंग, हाउ इज़ इट एन इम्प्रूवमेंट ऑन ट्रेडिशनल लाइन आइटम बजटिंग। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, व्हाट इज़ परफॉर्मेंस बजटिंग, हाउ इज़ इट एन इम्प्रूवमेंट ऑन ट्रेडिशनल लाइन आइटम बजटिंग। सो देखिए इसमें हाईलाइटिंग पॉइंट है कि परफॉर्मेंस बजटिंग होती क्या है एंड किस प्रकार इसने इम्प्रूवमेंट करा है ट्रेडिशनल लाइन आइटम बजटिंग को। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये ट्रेडिशनल लाइन आइटम बजटिंग से किस प्रकार बेहतर है। ठीक है, अगर हिंदी में पढ़ें तो निष्पादक बजट व्यवस्था क्या है, यह किस प्रकार परंपरावादी बजट से बेहतर है, ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। तो वही स्टार्टिंग कीजिए आप इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट से, जहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो परफॉर्मेंस बजटिंग होती है वो होती क्या है। लेकिन उससे पहले आप ये डिफ़ाइन कीजिए कि आखिरकार बजटिंग होती क्या है, बजट क्या होता है। ठीक है, देन उसके बाद आप डिस्कस कीजिए कि परफॉर्मेंस बजट होता क्या है, क्या इसके मायने हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये टर्म कहाँ से इवॉल्व हुई है, ये आप इसके अंदर एक्सप्लेन कीजिए। जैसे कि परफॉर्मेंस बजटिंग जो है इसको हम प्रोग्राम बजट भी कहते हैं, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था USA के अंदर इन 1930s आफ्टर अ ग्रेट डिप्रेशन। जब एक ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, देन उसके बाद USA में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, उसका नाम था प्रोग्राम बजट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बजट बाय प्रोग्राम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बजट बाय प्रोग्राम, budget state major program scheme funding to them inputs and expected output and outcome। सो देखिए सबसे पहले हम परफॉर्मेंस बजट को इस प्रकार देखते हैं कि एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है बजट बाय प्रोग्राम का, जहाँ पर जो बजट होता है वो स्टेट करता है मेजर प्रोग्राम्स को, मेजर स्कीम्स को जो भी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, फंडिंग टू डैम, और जो भी इनके फंड होते हैं, दैट इज़ इनपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड आउटकम, और एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या आउटपुट होगा, क्या आउटकम होगा। सपोज़ कीजिए कि कोई भी गवर्नमेंट ने एक बजट पेश करा है जिसके अंदर पार्क का प्रोग्राम है, उनको 10 लाख पार्क जो हैं वो बनाने हैं। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा कि 10 पार्क आपको बनाने हैं। ठीक है, 10 लाख रुपए का पैकेज है और 10 पार्क आपको बनाने हैं। वहीं इसका आउटकम हो गया कि हेल्थ बेनिफिट टू नेबरहुड है, नेबरहुड के लिए हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, क्लीन एयर होगी, एक्सरसाइज होगी, लेज़र होगी एंड सो ऑन। सो ये क्या है, ये एक तरीके का मेजर प्रोग्राम और स्कीम फंडिंग टू देम एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड आउटकम का एक फीचर है। ठीक है, एक कंसेप्ट है। देन बजट मेकिंग शिफ्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग टू मार्जिनल डोमेन। इसमें क्या होता है, जो बजट होता है जो बनाया जाता है वो शिफ्ट हो जाता है अकाउंटिंग से लेकर मार्जिनलाइज्ड डोमेन तक। ठीक है, देन
डील्स विद पॉलिसी इश्यूज़, ये डील करता है पॉलिसी इश्यूज़ के साथ। फॉर व्हाट पॉलिसी बजट इज़ पेइंग फॉर एंड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इज़ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स कहें, जैसे कि कंप्लीट विजुअलाइजेशन होता है इसके अंदर, इनपुट आउटपुट आउटकम, ठीक है, इन तीनों का ही कंप्लीट विजुअलाइजेशन होता है। हमको नज़र आता है कि क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, क्या आउटकम है। देन ये इंस्ट्रूमेंट होता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, हेल्प करता है ये पॉलिसी एवोल्यूशन के लिए। देन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट इश्यूज़ रहते हैं इसके साथ, ये ट्रांसपेरेंसी को खो देता है। सो ये होता है परफॉर्मेंस बजटिंग। देन इसके एडिशनल में है कि लाइन आइटम बजट। लाइन आइटम बजट देखिए होता क्या है, ये मोस्ट कॉमन वे है इन विच गवर्नमेंट बजट आर मेड। ये सबसे मोस्ट कॉमन और फेमस वे है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो बजट को बनाती है, ठीक है। वन लाइन फॉर ईच आइटम, इसमें क्या होता है, एक लाइन होती है, बड़ा सिंपल सी समझने की बात है ये, ठीक है। इसमें क्या होती है, एक लाइन होती है फॉर ईच आइटम, हर एक आइटम के लिए, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी के लिए, ऑन द लेफ्ट साइड में, ठीक है। वहीं अदर हैंड अगेंस्ट विच कोस्ट आर रिटर्न इन राइट साइड, और इसके अगेंस्ट में लिखा होता है इसके कोस्ट, ठीक है, इसके राइट साइड में। जैसे सपोज़ कीजिए कुछ पेपर क्लिप्स बनाने हैं, कुछ हमें पार्क्स बनाने हैं, ठीक है, तो 5,000 उसका बजट है, ठीक है, 5,000 पार्क्स बनाने हैं, 5,000 पेपर क्लिप्स बनानी हैं, ठीक है, और जो उसका कॉस्ट है वो है एक के लिए 100 रुपीज़, ठीक है। जैसे हमें पार्क बना, जैसे हमें कुछ चीज़ें डेवलप करनी है, कुछ चीज़ बनानी है, और वो हमें 10 बनानी है, ठीक है, और उसका बजट जो है वो 10,000 से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार इसके अंदर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, जहाँ पर आइटम की क्वांटिटी लिखी होती है, आइटम लिखा होता है, क्वांटिटी लिखी होती है, एंड वैन अदर साइड उसका जो कॉस्ट होता है वो लिखा होता है। ये होता है एक वन लाइन फॉर ईच आइटम एंड क्वांटिटी और वन लाइन आइटम बजट। ये कवर करता है ओनली इनपुट्स एंड देयर कॉस्ट, ये केवल अपने इनपुट्स को कवर करता है और अपने कॉस्ट को कवर करता है। इसका कोई आउटकम नहीं होता, आउटपुट नहीं होता, ठीक है। एंटायर प्रोजेक्ट प्रोग्राम इज़ नॉट विजुलाइज्ड, जो भी प्रोग्राम होता है सरकार का, जो भी स्कीम होती है वो विजुलाइज्ड नहीं हो पाती है अच्छे तरीके से। देन बजट मेकिंग कंसिडर्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन डिवाइड ऑफ पॉलिसी। अगर इसके कुछ हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी भी होती है, इकोनॉमी भी होती है, सिंप्लिसिटी भी होती है। वहीं इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, नॉट लिंक्ड टू परफॉर्मेंस, ये माइक्रो मैनेजमेंट की जगह ये माइक्रो मैनेजमेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें विजुलाइज्ड कुछ भी नहीं हो पाता है। इसमें केवल हम इनपुट से ही और कॉस्ट से ही फेमिलियर हो पाते हैं, विजुलाइज हो पाते हैं। सो देखिए, ये जो है ये ट्रेडिशनल लाइन आइटम बजट जो है इसको रिप्लेस कर दिया है अब परफॉर्मेंस बजटिंग ने, ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस बजटिंग में हमें विजुलाइज देखने को मिलता है, उसके आउटपुट देखने को मिलते हैं, उसके आउटकम देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। सो इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। गूगल सर्च कीजिए आप, बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है वो आपको मिल जाएगा, एंड साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, वहाँ पर भी हमने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया है स्टूडेंट्स के लिए। सो आप इसके कंक्लूजिंग और डिस्कशन पार्ट में भी टोटल क्रक्स जो है इसके जो व्यू पॉइंट्स हैं उसको आप इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। सो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा कि किस प्रकार आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स उसके अंदर ऐड कर सकते हैं।